Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to our online lecture series on electrical machines. We have discussed AC machinery fundamentals in previous weeks as well. Today shall be the last lecture on this topic. Students, previously when we discussed section 4.2 of Chapman, the flux produced inside an AC machine was treated as if it were in free space. ठीक है जी. So हमने कहा था कि हमारे पास स्टेटर है और उसके बाद एक फ्री स्पेस है. बट प्रैक्टिकली जब हम रियल एसी मशीन्स की बात करते हैं, वी हैव अ फेरोमैग्नेटिक रोटर एज वेल. ठीक है, जो कि हमारे पास मशीन के अंदर ही होता है. एंड इन बिटवीन स्टेटर एंड रोटर is a small air gap. ठीक है, this is an overview which has been shown here. This is your rotor, for instance, and this is your stator. And in between these two, we have air gap. This air gap is in few millimeters. Just it has been shown in an exaggerated way so that आप इसे देख सकें. ठीक है. अब हमारे पास जब हम सिंक्रोनस मशीन की बात करते हैं तो रोटर दो टाइप के हो सकते हैं. एक हमारे पास कहलाता है सिलेंड्रिकल, या फिर हम इसे नॉन सेलियंट पोल भी कहते हैं. ठीक है, जो आपको यहाँ दिखाया हुआ देख सकते हैं कि इट्स जस्ट अ सिलेंड्रिकल रोटर. जबकि हमारे पास एक और टाइप होती है रोटर की, जिसको हम कहते हैं सेलियंट पोल. ठीक है, एंड इट इज if the rotor has pole faces projecting out from it. तो आप ये देख सकते हैं, ये pole faces हैं जो outward project कर रहे हैं. ठीक है, so दो टाइप है, one is salient pole and the other is non salient pole. ठीक है, this is salient pole जिसमें आपके पास poles अलग से नजर आ रहे हैं clearly, whereas this is non salient pole or the cylindrical type. So for this lecture we shall be discussing about cylindrical type of rotors because it is more easier to understand and the concepts are more simpler. ठीक है, बाद में जब हमें जरूरत पड़ी तो हम सेलियंट पोल्स को भी डिस्कस कर देंगे. स्टूडेंट्स, अभी तक हमने एक सिंपल एक लूप देखा था जो कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट कर रहा था. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड वाज यूनिफॉर्म. बट अब हमारे पास रियलिटी चेंज हो रही है क्योंकि वी नो दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज एक्चुअली rotating in nature. So अब हमें अगर if we want to produce a sinusoidal voltage in a machine, for instance in a cylindrical type rotor, then the magnitude of the flux density vector, it must vary in a sinusoidal manner along the surface of the air gap. तो एयर गैप के अंदर अगर मैं बात करूं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की, तो इट इज समवट लाइक दिस जो आपको यहाँ दिखाया हुआ है. ठीक है, सो इफ अल्फा इज जस्ट बी एन आर्बिट्री एंगल एट दिस पॉइंट, तो मैं जो मेरे पास एयर गैप के अंदर मेरे पास फ्लक्स है, दैट इज गिवन बाय दिस रिलेशनशिप बी एम साइन अल्फा. ठीक है, तो दिस मीन्स कि द फ्लक्स डेंसिटी इज हैज टू बी साइनसॉइडल इन नेचर इन रियल एसी मशीन्स. ठीक है, और ये हम कर क्या रहे हैं कि बेसिकली अगर आप देखें यहाँ पे ये जो आपको दिखाई हुई, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, सो इट इज इनवर्ड्स इनटू द स्टेटर, आप इस साइड पे देख सकते हैं. और इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एरो है, फिर दो एरो है, फिर तीन एरो. ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्चुअली, ये जो रोटेटिंग जो इसकी जो नेचर है साइनसॉइडल नेचर उसको दिखा रहा है. सो दिस इज मैग्नीट्यूड, हियर मैग्नीट्यूड इज स्मॉल, एज यू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ अल्फा the magnitude increases, and at this point the value of flux density is maximum. So let's assume this is north pole, for instance हमने दिखाया हुआ है. तो here the direction of magnetic field is into the stator. ठीक है, आप देख सकते हैं रोटर से निकल कर स्टेटर में जा रही है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस. और आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि एट 90 आपके पास मैक्सिमम है, उसके बाद दोबारा ये गिरना शुरू हो जाएंगे. ठीक है, यू कैन सी दैट. और इस पॉइंट पे आने के बाद दोबारा दिस विल बी जीरो. ठीक है, एट अल्फा इक्वल्स टू 180 डिग्री. और उसके बाद क्या हो रहा है, इस वक्त हमारे पास जो पोल है वो चेंज हो रहा है. सो here it was under the influence of, for instance, north pole. Here it will be under the influence of south pole. So the direction of magnetic field will now be it will not be towards stator, it will be away from the stator, जो आप यहाँ देख सकते हैं. तो it is into the rotor. ठीक है, इट्स बिकॉज अब हम यहाँ पे साउथ पोल के अंदर आ चुके हैं, ये एक डिफरेंट पोल के अंदर आ चुके हैं. ठीक है, सो हमारे पास रियल एसी मशीन्स में दिस मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी इज एक्चुअली साइनसॉइडल इन नेचर, एंड दिस वाज रिटन एज B इक्वल टू Bm sin अल्फा. ठीक है, और ये सिर्फ तभी हो सकता है कि अगर मेरे पास जो मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी है, क्योंकि B इज इक्वल टू म्यू इंटू एच. ठीक है, हमने पढ़ा था B इज इक्वल टू म्यू इंटू एच. सो if B has to be sinusoidal, then this H, which is the magnetizing intensity, it also has to vary in a sinusoidal manner along the surface of air gap. So ये real AC machines के अंदर reality ये होती है. ठीक है, अब how do we achieve this? Let's discuss that in our next slide.
ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम कैसे ये अचीव कर सकते हैं, उसका जो मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड वे है that is to distribute the tons of winding that produces the MMF in closely spaced slots. जो slots है वो closely spaced हो around the surface of the machine, and apart from that it is to vary the number of conductors in each slot in a sinusoidal manner. यानी जो पहले हमारे पास जैसे वाइंडिंग होती थी स्टेटर के अंदर, तो हमारे पास वहाँ क्या हो रहा होता था, एक स्लॉट के अंदर मेरे पास एक वाइंडिंग होती थी, इसी तरीके से दूसरे स्लॉट में मेरे पास होती थी। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि हम जो इन नंबर ऑफ कंडक्टर्स जो है हर स्लॉट के अंदर, उसको हम वेरी करने जा रहे हैं इन अ साइनसॉइडल मैनर। साइनसॉइडल में क्या होता है, इनिशियली जीरो, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वैल्यू बढ़ती है और फिर पीक पे जाती है। तो इसी तरीके से अब जो मैं अपने पास मशीन के अंदर कंडक्टर्स को प्लेस करने जा रहा हूँ, वो कुछ इसी तरीके से करने जा रहा हूँ, जो कि विच विल बी इन साइनसॉइडल मैनर. So for instance here, where I do not want to have any flux, let this be like this. उसके बाद मैं देख सकता हूँ यहाँ पे मैंने I have 10 conductors. ठीक है, this is 10, then I have 7, 3, 3 again, then 7, 10 and so on. आप देख सकते हैं इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि हमें तो यहाँ पे मैक्सिमम चाहिए, बट देखा जाए तो यहाँ पे तो सिर्फ 3 है। तो मुझे जो मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी या फ्लक्स मैक्सिमम फ्लक्स इंटेंसिटी की अगर मैं बात करूं, एच की बात करूं फॉर इंस्टेंस, तो वो एच मेरे पास मैक्सिमम निकालने के लिए हमें वी हैव टू यूज एम्पेयर्स लॉ। और एम्पेयर्स लॉ क्या होता है, उसके लिए वी हैव टू कलेक्टिवली कंसिडर ऑल द कंडक्टर्स। जहां पे मैं करूं फॉर इंस्टेंस, अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर बात करूं, तो टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स मेरे पास क्या हो जाएंगे, दिस विल बी अ सम ऑफ these all. So alpha को मैं 90 पे ले जाऊंगा, तो that will include 10, 7 and 3. So total number of conductors will then be 10. तो जब मैं इस तरीके से करता हूँ बेसिकली, तो मेरे पास जो अब फ्लक्स डेंसिटी या फ्लक्स इंटेंसिटी का जो मेरे पास जो जो मेरे पास बनती है, दैट इज साइनसॉइडल इन नेचर। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास नंबर ऑफ कंडक्टर्स है हर स्लॉट के अंदर, इट इज गिवन बाय दिस रिलेशनशिप एनसी कॉस अल्फा, वेयर एनसी इज द नंबर ऑफ कंडक्टर्स एट एन एंगल जीरो। स्टूडेंट्स, ये मैं आपको यहाँ पे कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट सिर्फ ये समझाने की कोशिश हो रही है, हाउ डू वी गेट अ साइनसॉइडल मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, तो अब इफ आई डू दैट, इफ आई प्लेस माई कंडक्टर्स दिस वे, my resulting magnetic flux density will be like this as it has been shown. So आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक्चुअली जो डॉटेड है वो एक्चुअली प्योर साइनोसॉइड है, बट दिस इज नॉट एक्चुअली प्योर साइनोसॉइड। सो आप देख सकते हैं कि इनिशियली मेरे पास यहाँ पर आई हैव 10 कंडक्टर्स, देन 20, देन 17 एंड देन 20। अकॉर्डिंगली मेरे पास मैग्नेटोमोटिव फोर्स या एच की वैल्यू बढ़ रही है, क्योंकि एच इज डिपेंडेंट ऑन मैग्नेटोमोटिव फोर्स। एच एंड मैग्नेटोमोटिव फोर्स आर डायरेक्टली लिंक्ड विद ईच अदर। सो आप देख सकते हैं कि मेरे पास मैग्नेटोमोटिव फोर्स जो बढ़ रही है, दैट इज सॉर्ट ऑफ साइनोसॉइडल इन नेचर, स्टेप्स के अंदर है। लेकिन अगर मैं नंबर ऑफ, अगर मैं चाहूँ कि ये जो मेरे पास स्टेप्स हैं ये क्लोज टू साइनोसॉइडल मजीद हो जाए, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, फॉर दैट आई हैव टू इंक्रीज द नंबर ऑफ स्लॉट्स। ठीक है, सो अगर मेरे पास यहाँ पे फॉर इंस्टेंस एक हाफ में 1 2 3 4 5 6, सो आप देख सकते हैं 6 स्लॉट्स हैं, तो अगर मैं इस इन स्लॉट्स को बढ़ा दूं, ठीक है, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ स्लॉट्स अराउंड द सरफेस ऑफ द मशीन एंड मोर क्लोजली स्पेस द स्लॉट्स आर, द बेटर आवर अप्रोक्सीमेशन विल बी टुवर्ड्स अ साइनसॉइडल वेव फॉर्म। ठीक है, तो ये हमारे पास एक पॉसिबिलिटी है। अच्छा जी, बट हमें ये याद रहे कि जब हम प्रैक्टिकली बात कर रहे होते हैं, तो इट इज नॉट पॉसिबल टू डिस्ट्रीब्यूट वाइंडिंग्स एग्जैक्टली लाइक दिस। ठीक है, सिंस व्हाई, बिकॉज देयर आर एक्चुअली ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ स्लॉट्स इन अ रियल एसी मशीन, एंड सिंस ओनली इंटीग्रल नंबर्स ऑफ कंडक्टर्स कैन बी इंक्लूडेड इन ईच स्लॉट। ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि 6.5 हो, 7.5 हो। सो अगर आप इक्वेशन को फॉलो कर रहे होंगे जो हमने पीछे देखी थी, ठीक है, एनसी इक्वल्स टू एनसी कॉस अल्फा, दिस मींस कि आप जो है एक और वैल्यू भी पुट कर सकते हैं जो कि फॉर इंस्टेंस फ्रैक्शन में आ रही हो। बट द पॉइंट इज कि इट्स नॉट ऑलवेज पॉसिबल कि हम नंबर ऑफ स्लॉट्स को ज्यादा से ज्यादा कर सकें। So that you should always remember, ठीक है students, whenever you are dealing with this. So thus this resulting magnetomotive force, this distribution is actually sinusoidal. It's approximately sinusoidal to be exact, and you have higher order harmonic components. ठीक है, इसको ओवरकम करने के लिए हमारे पास स्पेशल टाइप की वाइंडिंग्स होती है, विच आर कॉल्ड फ्रैक्शनल पिच वाइंडिंग्स, बट वो हम इस वक्त यहाँ डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज अ ब्रीफ आइडिया कि हाउ डू वी गेट
sinusoidal flux density or the magnetomotive force in real AC machines. Okay, students, now it's the time to discuss the induced voltage in real AC machines. हमने पिछली स्लाइड्स के अंदर या पिछले लेक्चर्स के अंदर देखा था कि जब वोल्टेज इंड्यूस होता है एक लूप के अंदर वो किस तरीके से होता है व्हेन दैट लूप इज रोटेटिंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. सो वहां पे हमने एक इक्वेशन ड्राइव की थी जिसके अंदर हमने देखा था कि जो इंड्यूस मेरे पास जो वोल्टेज होता है दैट इज डिपेंडेंट ऑन द फ्लक्स एंड ऑल्सो ऑन द रोटेशन स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द रोटर. ठीक है. सो यहाँ देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आता है. बेसिकली इट्स एग्जैक्टली द सेम. ठीक है, मैं सिर्फ आपको एक यहाँ पे समराइज करके चीजें बता रहा हूँ. इसकी डिटेल डेरिवेशन बुक के अंदर अवेलेबल है बट वी आर नॉट कवरिंग द डिटेल्ड डेरिवेशन because at the end of the day the result will exactly be the same. So please note here that in this case what we are doing is that we have a rotor and this is my rotor जो आप देख सकते हैं आपको दिखाया हुआ है. This is my rotor and this is actually this is being rotated but at this moment let this be stationary for instance. ठीक है. और मेरे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है now this my magnetic field is now varying in nature. Previously it was a constant. ठीक है. But now this is varying in nature and it has sinusoidal nature. So if I take alpha और मैं for instance ये कहूँ कि मेरे पास यहाँ पे मैक्सिमम है. ठीक है. इस पॉइंट के ऊपर ये मेरे कंडक्टर्स हैं CD एंड AB. ठीक है. दिस इज माई AB एंड दिस इज CD. ये मुझे यहाँ नजर आ रहे हैं. ठीक है. फ्रंट से देख रहा हूँ तो मुझे इसी तरीके से नजर आ रहे होंगे. सो मैं कहता हूँ कि लेट द मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी बी एट दिस पॉइंट. ठीक है. और अगर मुझे किसी और इंस्टेंट पे निकालना है लेट सपोज एट दिस पॉइंट तो एंगल मेरे पास अल्फा है तो मैं इसे निकाल सकता हूँ बाय सिंपली यूजिंग BM cos अल्फा. सो अब मैंने अपना जो रेफरेंस पॉइंट लिया वो यहाँ पे लिया स्टूडेंट. ठीक है. यही वजह है कि मैंने यहाँ पे अब यहाँ पे cos अल्फा यूज किया. मैंने साइन नहीं यूज किया. अगर आप रेफरेंस पॉइंट को चेंज कर देंगे तो आप यहाँ पे साइन अल्फा भी लिख सकते हैं. सो डोंट गेट कंफ्यूज. ठीक है. सो यू सी द मैक्सिमम पॉइंट इज व्हेन अल्फा इक्वल्स टू 0 and this is here when alpha is equal to 0 and if you rotate this by 90 degree at this point then your flux will be 0 because cos 90 is 0. So you can see here in this curve as well. So this is how we write down the equation for my rotating magnetic flux density. अच्छा जी. But the issue is this कि we also have a rotor and that rotor is connected to some prime mover जो उसे rotate करा रहा होगा. ठीक है. और जब उसे rotate कर रहा होगा let this be the direction. ठीक है. It's rotating by this velocity omega, angular velocity omega. ठीक है. Therefore अब जो मैं flux density लिखूंगा that will not be just Bm cos alpha but in fact this will be Bm cos omega n t minus alpha. What is omega n? Is the mechanical speed, angular speed by which the rotor is being rotated. ठीक है. सो स्टूडेंट्स अब ये मेरे पास सिनेरियो है. वी हैव अ स्टेटर, दिस इज माय रोटर जो कि मूव कर सकता है एंड वी हैव एयर गैप. अब आई हैव टू फाइंड आउट द इंड्यूस वोल्टेज. अब यहाँ पे जो मेरे पास सिनेरियो है वो एट दिस मोमेंट फॉर इंस्टेंस अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर कहूँ तो हियर रोटर इज नॉट मूविंग, इट्स फिक्स्ड. सो इस पॉइंट के ऊपर अब अगर मुझे वोल्टेज इंड्यूस निकालना है तो यहाँ पे जब मैं बात करूंगा वेलोसिटी की क्योंकि इंड्यूस वोल्टेज जब हम करते हैं तो व्हाट वी आर डूइंग इज we find out the relation between the magnetic flux density B and the velocity. ठीक है. So here the velocity is actually it has to be a relative velocity with respect to B. So ये concept एक थोड़ा सा important है जो आप चाहें तो बुक में देख सकते हैं. ठीक है. But the point is this कि at the end of the day our equation will remain the same. चलिए अब देखते हैं कि voltage induce क्या होगा हमारे पास. So the equation for induced voltage, as we know, is given is nothing but E equals to V cross B dot L. ठीक है जी. This V is the velocity of the wire relative to the magnetic field. So if you want to derive it for each of the segment of the loop, there are 4 segments, students. It's exactly the same as we did for the case of a uniform for a loop in a uniform magnetic field. I'm not deriving the relationship here. But if you do so, what you have to be careful is you have to consider this velocity of wire relative to the magnetic field. ठीक है. Please have a look in the book as well. ठीक है. So if you do so, you will find out that the total induced voltage is equal to this relationship. ठीक है. इस relationship में आप देख सकते हैं this 2RL is my area of the coil. पीछे भी हमने डिस्कस किए थे and B is my flux density. So this term can be made equivalent to flux. ठीक है. Okay. So apart from that, this omega m term, this is nothing but actually the speed of the rotor, the mechanical speed by which the rotor is rotating.
ठीक है. And for a two pole machine we know that omega m is equal to omega e. So we can simply replace omega m by omega since the two quantities are same. Then the induced voltage will be given by this relationship. ठीक है जी. So समझ में आ गई स्टूडेंट्स आपको कि phi कहाँ से आया? It's 2RLB, and this omega m becomes omega for a two pole machine. Now if the coil in the stator has NC turns of fire, then the total induced voltage will be simply, it will be exactly this same, this value जो आपको यहाँ नजर आ रही है, multiplied by the number of turns. See, so this is your equation for induced voltage. Let's discuss this equation in some more detail. Okay students, ये देख सकते हैं आप इस equation को अगर आप गौर करें तो this is exactly the same relationship which we derived previously for the simple rotating loop. Again here the induced voltage is dependent on the flux in the machine जो आपको नजर आ रहा है phi. It's also dependent on the angular velocity of the rotor, and it's also dependent on a term, on a machine constant. This NC is nothing but a machine constant. It depends on the construction of the machine. So for this case it was simply NC. Okay, it was a simple case. So we see that the equation which we derived for a simple rotating loop is also actually the case for a real AC machine. Okay, so by this we are done with the derivation or the equation for induced voltage in AC machines. Let's now discuss about the torque which is induced in AC machines. Okay, before going into the equation for torque, let's discuss the induced voltage in a three-phase set of coils. Okay, so if there are three coils, each of NC turns, जो आपको दिखा हुआ है for instance, ठीक है, and if they are placed around the rotor magnetic field, then the voltage induced in each of them will be same in magnitude but will differ in phase by 120 degree. आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास A डैश है, B डैश है और C डैश है. ठीक है, so मेरे पास जो इसमें जो वोल्टेज इंड्यूस होना है, this voltage induced will be given by this relationship. ठीक है, और आप देख सकते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड सेम है. ठीक है, NC5 ओमेगा, और यहाँ पे आप जो दूसरी टर्म देख रहे हैं, this is simply they are shifted by 120 degrees. Therefore, a three-phase set of currents can generate a uniform rotating magnetic field in a machine stator. और uniform magnetic field जो मेरे पास आएगी, it can generate a three-phase set of voltages in such a stator. तो अब जब मेरे पास voltage induce होगा, this will be a three-phase voltage, ठीक है, in the stator. तो चलिए देखते हैं कि वो किसके बराबर होगा, उसकी RMS वैल्यू क्या होगी, किस तरीके से हम वो लिखते हैं. Okay, students. So the peak voltage in any phase, it's given simply given by this relationship. क्योंकि बकिया टर्म मेरे पास sinusoidal है, so the peak value is this. हमें अब RMS निकालना है, ठीक है. So this omega is nothing but 2 pi f. So if you place this into this equation, this is what you get, ठीक है. Now this is your maximum voltage. If you want to find out the value of RMS from peak, you can find out the value of RMS by simply dividing the peak value by under root 2. So exactly हम यही करेंगे, अंडर रूट 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास ये रिलेशन सामने आ जाएगा. ठीक है, नाउ अब अगर मैं टर्मिनल वोल्टेज की बात करूं कि जो मुझे स्टेटर पे मिलना है, दैट विल डिपेंड कि मेरे पास जो स्टेटर है वो वाई कनेक्टेड है या डेल्टा कनेक्टेड है. अगर तो मेरा स्टेटर डेल्टा वाई कनेक्टेड है तो टर्मिनल वोल्टेज विल बी अंडर रूट 3 टाइम्स ई ए, एंड इफ इट इज डेल्टा कनेक्टेड तो फिर इस केस में टर्मिनल वोल्टेज और ये जो मेरे पास ई ए की वैल्यू मैंने निकाली है, which is the RMS voltage of any phase, then these two quantities will be exactly same. इसको समझने के लिए let's solve an example. Okay students, here is my numerical which we have to solve. Example 4.2. It's a two-pole generator जिसका data मुझे given है. So flux density B is 0.2 Tesla. Omega is 3600 RPM revolution per minute. This is omega m, remember. But since this is a two-pole machine, the omega m is equal to omega electrical equal to omega. बकिया डायमीटर मुझे गिवन है स्टेटर का विच इज 0.5 मीटर विच इज 2r. कॉइल लेंथ गिवन है l है, और मुझे NC आई नो द नंबर ऑफ टर्न्स. दिस मशीन इज वाई कनेक्टेड. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, सो वी हैव टू फाइंड आउट द थ्री फेज वोल्टेजेस एज फंक्शन ऑफ टाइम. We have to find out the RMS phase voltage of this generator, and we have to find out the RMS terminal voltage of this generator. So let's start with part A. Part A solve करने के लिए first I have to find out the value of flux, which is area into B. So if I put in the values, I will get the value of my flux. ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तमाम values given है. मैंने solve किया, values put किया, I get the value of my flux. And then we have to convert this omega
mechanical into omega electrical, which means we have to convert it into radian per second. So simply 2 pi से हम multiply करते हैं और 60 से divide करते हैं. This is how we convert RPM into रेडियन पर सेकेंड. जब भी आपको इस इक्वेशन में सॉल्व करना है, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू रेडियन पर सेकेंड, एक्सेप्ट फॉर द केस इफ यू आर वर्किंग ऑन द इक्वेशन ऑफ सिंक्रोनस स्पीड ऑफ मशीन. ठीक है, जो हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किए थे. चलिए अब पार्ट ए बी सी निकालते हैं. ओके, सो अब मुझे फेज वोल्टेजेस लिखनी है मुझे. ठीक है, थ्री फेज वोल्टेजेस लिखने इन टर्म्स ऑफ टाइम. ठीक है, फंक्शन एज फंक्शन ऑफ टाइम. सो फर्स्ट आई फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द पीक voltage. ठीक है, is NC 5 omega. I have already calculated these. Once I know this, I can find out the value of the three phase voltages as well. So since these are three phase voltages and they lag each other by 120 degree. ठीक है, so आप देख सकते हैं बल्कि is exactly the same. This is the peak value and this is the value of omega. ठीक है, then part B में हमें क्या निकालना है? We have to find out the RMS phase voltage of this generator. So मुझे peak मालूम है तो मुझे RMS बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं. It's simply the peak divided by under root 2. ठीक है जी, peak was 169.7, under root 2 से हमने divide किया and I get my answer as 120 volts. Finally आखिरी part क्या है जी? मुझे terminal voltage निकालना है. This is a Y connected machine. Therefore my terminal voltage will be under root 3 times the phase voltage. ठीक है, ये मैं पहले आपको 3 phase में पढ़ा चुका हूँ स्टूडेंट्स, ये आपको क्लियर होना चाहिए अब. ठीक है, so this is your answer. See, this is a pretty straightforward example and this is how we solve such problems. Students, the derivation of induced torque in AC machine is exactly the same as we did for the uniform a loop rotating in a uniform magnetic field. So I'm not covering that here. Okay. So but we know that for AC machine, जब वहाँ पे भी हमने देखा था कि हमारे पास एक्चुअली दो मैग्नेटिक फील्ड्स प्रेजेंट होती हैं. ठीक है, वन इज दैट ऑफ द रोटर एंड द अदर इज दैट ऑफ द स्टेटर. क्योंकि रोटर में आप करंट पास कर रहे हैं तो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है और ये दो मैग्नेटिक फील्ड्स की वजह ही से मेरे पास टॉर्क प्रोड्यूस होता है. ठीक है, और इफ यू डू दिस फॉर दिस इक्वेशन, यहाँ पे आपको एक कॉइल गिवन है. ठीक है, दो कंडक्टर्स हैं. इफ यू ड्राइव दिस यू विल सी द इक्वेशन फॉर योर टॉर्क इज दिस रिलेशनशिप. ठीक है, सो टॉर्क इज इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन. अगेन मैं रिपीट करूं, यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है? दिस इज रिप्रेजेंटिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी. ठीक है, इन द एयर गैप. दिस इज साइनोसॉइडल इन नेचर, जैसे कि मैंने पहले ही डिस्कस किया था. ठीक है, सो हियर इट इज लो, देन इट इंक्रीजेस, हियर इट इज एट पीक and it again increases. ठीक है, and here in this region it is under the influence of south pole. For instance, here it was in north pole as an example, then this means here it will be in the क्या कहते हैं, इसका जो इफेक्ट होगा वो इट विल बी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द अपोजिट पोल. ठीक है, यही वजह है कि आप देख सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स की जो डायरेक्शन है फ्लक्स डेंसिटी की, वो आपको अपोजिट नजर आ रही है. दिस इज आउटवर्ड्स फ्रॉम द स्टेटर टुवर्ड्स रोटर. ठीक है, okay ji, this equation can be further simplified and at the end of the day you will get this equation. Okay, this is the same equation which we discussed for a loop rotating in a uniform magnetic field. So induced torque is actually dependent on two magnetic fields. One is that of the rotor and the other is that of the stator. In this case nothing but a machine constant. ठीक है, so इसका मतलब ये कि जो पीछे हमने रिलेशनशिप पढ़ा था वो यहाँ पे भी हमारे पास वैलिड है. ठीक है, so यहाँ पे एक चीज अगर मैं आपको दिखा सकूं, if this is BS and if this is BR, so then I can find out the value of my net magnetic field as well. आप देख सकते हैं if this is BR then this is also BS, तो मैं B net बड़ी आसानी से निकाल सकता हूँ. B net is just the vector sum of BR and BS. इसको हम अगली इक्वेशन अगली स्लाइड के ऊपर डिस्कस करते हैं. So at this moment the point is this, that torque induced equation for torque induced for an real AC machine is also the same. ठीक है, so it's depending on three parameters: the rotor magnetic field, the stator magnetic field and this machine constant K. ठीक है जी. Okay students, so पीछे हमने कुछ कंसेप्ट डिस्कस किए थे. we said the torque induced is actually equal to K multiplied by BR क्रॉस BS. ठीक है, ये इक्वेशन हमने डिराइव की थी BR क्रॉस BS. इसको हम एक और फॉर्म में भी लिख सकते हैं. ठीक है, so we know that B net is equal to the vector sum of BR plus BS. ठीक है, vector sum, remember here BR and BS are vectors, they are not scalars. ठीक है, so they have direction associated with it. So then we know that torque induces K BR into BS. So अगर for instance मैं यहाँ पे BS को पुट कर दूं in terms of
BR and B net. So this will be my equation. ठीक है? If I do so, this equation will simplify to this equation. So K BR cross B net minus K BR into BR. And the vector product of two quantities which are same is nothing but zero. तो मेरे पास relationship क्या बन जाता है? The relationship then becomes torque induced is equal to K BR into B net. This is a very important relationship, student. We are going to use it multiple times when we will be talking about synchronous generators, which we shall start inshallah from our next lecture. So अगर मैं इस वेक्टर प्रोडक्ट को सिंपली सॉल्व कर लूं तो दिस इज इक्विवेलेंट टू के बी आर बी नेट इनटू साइन डेल्टा. व्हाट इज दिस डेल्टा? डेल्टा इज द एंगल बिटवीन, रिमेंबर डेल्टा इज द एंगल बिटवीन बी आर एंड बी नेट. ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है. तो चलिए अब देखते हैं इस इक्वेशन की क्या और सिग्निफिकेंस है. इसके लिए हम वी हैव टू मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड. Okay, now have a look at this figure. This is a two-pole machine. ठीक है, we have a stator जो आपको यहाँ stator नजर आ रहा है, and here you have your rotor. This rotor is moving in anti-clockwise direction. आपको नजर आ रहा है. So इसको कौन रोटेट कर रहा है? There is a prime mover. ठीक है, फॉर इंस्टेंस एक इंजन है जो पीछे से इसको रोटेट कर रहा है और इट्स कनेक्टेड टू सम टू विंड टर्बाइन. ठीक है, जो इसको रोटेट कर रहा है एयर की वजह से ये मूव कर रहा है. ठीक है, विंड की वजह से. So it can be anything. So it's rotating in anti-clockwise direction. But यहाँ पे एक important चीज है. So this is BR and this is my B net. ठीक है, और BR और B net के दरमियान एंगल कितने हैं? This is my delta. अब आप चाहे BR B net यूज कर लें, चाहे BR BS यूज कर लें. इंड्यूस्ड टॉर्क की इक्वेशन क्या थी? It was BR cross B net into K. ठीक है, सो अगर आप वेक्टर प्रोडक्ट निकालें, चाहे BR B net का निकालें, चाहे आप BR BS का निकालें, then we can find out the direction of the induced torque as well. So यही हमें निकालना है. We have to find out the value of the direction of induced torque and also we have to find out the mode of operation of the machine. कि ये इस वक्त जो मशीन है ये जनरेटर है या हमारे पास मोटर है. We can find this out as well. So if you apply the right hand rule, so BR cross B net will give you the direction of rotation in clockwise. ठीक है, so आप अप्लाई करें, राइट हैंड रूल अप्लाई करें, you will see that the direction of induced torque is clockwise, which is opposite to applied rotor torque. रोटर जो है वो clockwise मूव कर रहा है, लेकिन जो इंड्यूस हुआ है टॉर्क दैट इज इन clockwise direction. So अब I have to find out the mode of operation of machine. क्या ख्याल है स्टूडेंट, ये मोड ऑफ ऑपरेशन का मतलब क्या है कि जनरेटर है या मोटर है? आपको क्या लगता है? देखिए यहाँ पे जो टॉर्क इंड्यूस हुआ है वो अपोजिट टू द अप्लाइड टॉर्क है. दिस मींस कि इट इज वर्किंग एज अ जनरेटर, क्योंकि जनरेटर में जो मेरे पास जो दो टॉर्क्स होते हैं, अप्लाइड टॉर्क और इंड्यूस टॉर्क, दे अपोज ईच अदर. ठीक है, और इस दिस इफेक्ट इज कॉल्ड मैकेनिकल ड्रैग. इससे रेलेवेंट जो हमारे पास कंसेप्ट मोटर्स के अंदर होते हैं, दैट इज अनदर कंसेप्ट जिसको हम वक्त आने पे पढ़ेंगे. ठीक है, जिसको बैक ईएमएफ कहते हैं. सो यहाँ पे जब हम बात करेंगे, दिस मैकेनिकल ड्रैग इज अ मैकेनिकल फिनोमिना and we will discuss about this mechanical drag in upcoming lectures as well. So we know here that this is now in working as a generator. So from this equation we are also get to know the mode of operation of the machine apart from the direction of the induced torque. So अगर मेरे पास ये दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, इंड्यूस्ड टॉर्क और अप्लाइड टॉर्क, तो उस केस में मुझे पता चलता है कि दिस इज एक्चुअली मोटर मोड. आई होप दिस इज क्लियर स्टूडेंट्स. So at the end I would like to discuss some very simple concepts जो हम पीछे डिस्कस करते आ रहे हैं. If I have to find out the efficiency of a machine, AC machine, तो this is nothing but output power divided by input power. जैसे हम ट्रांसफार्मर में करते थे बिल्कुल उसी तरीके से हम लिख सकते हैं, और ये रिलेशन हम यहाँ इस तरीके भी लिख सकते हैं, because output power is nothing but input power minus the losses. And what are losses? You know that losses in AC machines are the electrical losses, which include copper losses, you have coal losses, you have mechanical losses and stray losses. Mechanical में आपके पास friction losses होते हैं, you have windage losses as well. ठीक है, so उसके लिए what you have to do is you have to just maybe spend 5 to 10 minutes and read out this uh, few lines or actually a page. ठीक है, from book. You can find it out on page 261 to 262. ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको खुद करना है. प्लीज गो थ्रू इट एंड इट्स वेरी सिंपल. ठीक है, बहुत आसान है, इस वजह से मैं इसे स्किप कर रहा हूँ.
नेक्स्ट इज माय एसी मशीन पावर फ्लो डायग्राम। पावर फ्लो डायग्राम मुझे ये बताती है कि मेरे पास इनपुट से आउटपुट तक आने में कहाँ कहाँ पे डिफरेंट मेरे पास लॉसेस होने जा रहे हैं, कहाँ पे मुझे किस टाइप की पावर मुझे मिल रही होगी। ठीक है, सो फॉर इंस्टेंस यहाँ पे जो आपको फिगर नजर आ रही है, दिस इज फॉर एन एसी जनरेटर। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो अप्लाइड मेरे पास पावर है, दिस इज मैकेनिकल इन नेचर। सो मैकेनिकल पावर इज गिवन इनटू सिंपली टॉर्क इनटू ओमेगा, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, और उसके बाद मेरे पास वी स्टार्ट विद स्ट्रे लॉसेस। स्ट्रे लॉसेस वो लॉसेस होते हैं जो किसी कैटेगरी में नहीं आ सकते, आप जितना भी अच्छी तरीके से मॉडल कर लें, कुछ ना कुछ लॉसेस रह जाते हैं, दोज आर कॉल्ड स्ट्रे लॉसेस। देन यू हैव योर मैकेनिकल लॉसेस, फ्रिक्शन लॉसेस हैं। ठीक है, मूविंग पार्ट्स के दरमियान, और विंडेज लॉसेस हैं। ठीक है, देन यू हैव योर कोर लॉसेस। इसके बाद जो आपके पास दिस पावर जो आपको मिल रही है, पावर कन्वर्टेड, दिस इज द मैकेनिकल पावर विच है इज नाउ रेडी टू बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल पावर। सो इलेक्ट्रिकली इसके बाद मेरे पास कौन से लॉसेस आने, इट्स जस्ट आई स्क्वायर आर लॉसेस, एंड देन आई विल हैव माय इलेक्ट्रिकल आउटपुट। आप देख सकते हैं दिस इज योर इलेक्ट्रिकल। ठीक है, सो यू कैन राइट इट डाउन इन टर्म्स ऑफ फेस क्वांटिटीज, और यू कैन राइट डाउन इन टर्म्स ऑफ लाइन क्वांटिटीज। ठीक है, सो पावर, दीज आर द इक्वेशन ऑफ पावर। ये वो कंसेप्ट है जो हम पीछे भी थ्री फेज के अंदर देख चुके हैं। और इफ यू टॉक अबाउट मोटर, मोटर इज जस्ट द वाइस वर्सा ऑफ दिस केस। आप इसको फ्लिप कर दीजिए, आउटपुट को इनपुट कर दीजिए, and you will get the power flow diagram for a motor as well. So here you see this is your AC input, sorry, electrical input, and at the output you have your mechanical power. ठीक है students, so it's pretty straightforward. You should know कि how to draw a power flow diagram and what are the losses that are associated with the machine, AC machine, be it generator or motor. ओके जी, सो दिस इज द लास्ट स्लाइड ऑफ आवर लेक्चर। जब भी मुझे जनरेटर्स को कंपेयर, जैसे ट्रांसफार्मर में करते थे, वी हैड अ फिगर ऑफ मेरिट। ठीक है, एक नंबर होता था जिसके जरिए से मैं एफिशिएंसी या उसकी एक पैरामीटर को कंपेयर करता था। तो वहां पे भी मेरे पास वोल्टेज रेगुलेशन का पैरामीटर था, ट्रांसफार्मर्स में भी, जनरेटर भी है में भी हमारे पास वोल्टेज रेगुलेशन का पैरामीटर होता है, एंड डेफिनेशन इज एग्जैक्टली द सेम। सो इट्स वी नो लोड माइनस वी फुल लोड डिवाइडेड बाय वी फुल लोड, दिस इज योर वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, अगर वोल्टेज रेगुलेशन आपके पास इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो हम इसे ड्रूप कहते हैं, वोल्टेज ड्रूप। ठीक है, कि मेरे पास एक्चुअली वोल्टेज गिर रहा है जब मैं लोड अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप मोटर की बात करें तो मोटर में फिर क्या कंसेप्ट होगा, वहां पे तो वोल्टेज रेगुलेशन नहीं होगा। वहां पे जो हमारे पास कंसेप्ट होता है इक्विवेलेंट, दैट इज स्पीड रेगुलेशन, एंड स्पीड रिलेशन फॉर स्पीड रेगुलेशन इज आल्सो exactly the same as that of for voltage regulation. So this n is nothing but your speed। ठीक है जी, n is in क्या कहते हैं, rpm। ठीक है, और दिस इज नो लोड एंड दिस इज फुल लोड। सो मोटर के अंदर जो फिगर ऑफ मेरिट है, दैट इज एक्चुअली माय स्पीड रेगुलेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, हम आने वाले चैप्टर्स के अंदर इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर हम सिंक्रोनस जनरेटर स्टार्ट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इफ यू हैव क्वेश्चंस, प्लीज पोस्ट योर क्वेरीज, एंड इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई यू ड्यूरिंग आवर इंटरेक्टिव सेशन। सो एज पर आवर कमिटमेंट, मैंने वीडियोस का जो साइज है उसको मैंने रिड्यूस कर दिया है। सो इट्स रफली अराउंड 30-35 मिनट्स, और आई होप कि आपको लिए अब इसे समझना ज़्यादा आसान होगा। सी यू इंशाल्लाह इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स।